नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। रोज की तरह अमांडा सुबह सुबह लोकल मार्केट जाती है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि अमांडा सभी को और सारे लोग अमांडा को बड़े अच्छे से पहचानते हैं। तो मार्केट में अभी नाम के एक सब्जी वाले का बेटा चार्ली वो मिल जाता है। वो कुछ महीनों के बाद शहर में वापस आया होता है, इसीलिए वो अमांडा से मिलकर कहता है कि सुना है तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। अब तुम क्या करोगी? बेचारी अमांडा का मुंह बन जाता है, मगर फिर भी वो स्माइल करते हुए कहती है कि बिजनेस इन दिनों मंदा चल रहा है, लेकिन हम बंद नहीं कर रहे, धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ जाएगा। इसके बाद अमांडा की नजर पड़ती है एक ब्लैक सूट बूट वाले हैंडसम आदमी पे, जो कि अपने साथ एक शेफ की टीम को लेकर आया होता है मार्केटिंग करने के लिए। ये चीज अमांडा को बड़ी अजीब लगती है। तभी एक सूट बूट वाला बंदा अमांडा से कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारी नजर ने उसे ढूंढ ही लिया। अमांडा कहती है एक्सक्यूज मी, आप हो कौन? मैंने आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो वो व्हाइट सूट वाला आदमी कहता है मेरा नाम गिनी और रैली है, मतलब तभी दिखता हूँ जब जरूरत हो। खैर वो सब छोड़ो, मेरे पास ये देखो तुम्हारे लिए क्या है, पिकेटोस क्रैब, ये बहुत ही शानदार है। अमांडा कहती है मुझे तो क्रैब बनाना आता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी इसका। कहकर वो आगे बढ़ जाती है, पर आगे फिर से उसे गिनी मिल जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें क्रैब्स दूं। अमांडा कहती है पर मेरी मॉम की तो मौत हो चुकी है। तो गिनी कहता है तो क्या हो गया, उनकी विश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। तो अमांडा उससे क्रैब्स खरीदने को तैयार हो जाती है, मगर उन क्रैब्स में से एक क्रैब टोकरी से निकलकर भागने लगता है। वो सीधे एक टेबल के नीचे घुस जाता है। तो अमांडा उसको पकड़ने के लिए टेबल के अंदर जाती है और क्रैब पकड़ने की जगह वो उसी सूट बोट वाले आदमी का पैर पकड़ लेती है। इस आदमी का नाम है टॉम। अमांडा कहती है सॉरी, वो क्या है ना तुम्हारे पैंट में कुछ चढ़ रहा था, इसीलिए मैं तो बस इतने में वो क्रैब टॉम के पैर में बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से टॉम दर्द के मारे चिल्लाता भी है। अमांडा कहती है ये बड़ा ही शैतान क्रैब है, लेकिन चिंता मत करो, आज हमारे रेस्टोरेंट में लंच बनने वाला है, इसकी शैतानी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। इस पे टॉम पूछ बैठता है कि तुम बनाने क्या वाली हो इसका। तो अमांडा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे। तभी उसकी नजर एक टैक्सी पे पड़ती है जिसपे नेपोलियन लिखा होता है। तो वो बहाना करके कह देती है वेल मैं तो नेपोलियन क्रैब बनाने वाली हूँ, ये कमाल की डिश है। टॉम को हंसी आ जाती है, कहता है मैं भी न्यू रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, पर मेरे शेफ मार्केट में पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ वैसे, इसलिए मैं चलता हूँ अब। वैसे हाँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे ही टॉम वहाँ से जाता है ना, वैसे ही गिनी आता है और कहता है तुम अपने लिटिल फ्रेंड क्रैब को तो भूल ही गई, मैं इसे पकड़ कर लेकर आया हूँ, अब दोबारा इसे खोना मत। अमांडा को क्रैब देने के बाद गिनी जैसे पल भर में कहीं गायब हो जाता है, जो अमांडा को बड़ा अजीब भी लगता है। खैर शॉपिंग करने के बाद अमांडा जाती है अपने रेस्टोरेंट, जहाँ स्टेला आंटी उसे कॉफी ऑफर करती है। तो अमांडा उन्हें बताती है कि आज की सुबह कुछ ज्यादा अजीब थी। पता है मुझे गिनी नाम के मॉम के कोई ओल्ड फ्रेंड मिले, वो तो मेरे पीछे पड़ गए कि ये क्रैब ही ले लो। तो स्टेला कहती है मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी मॉम का कोई गिनी नाम का फ्रेंड भी था। इसके बाद अमांडा बताती है कि मुझे मार्केट में चार्ली भी मिला था, कह रहा था कि तुम्हारे रेस्टोरेंट बंद होने की खबर से मैं दुखी हूँ, टफर कहीं का। अरे भला मैं अपने रेस्टोरेंट क्यों बंद करूंगी? तब स्टेला आंटी बात करते हुए कहती है वैसे उसने तुम्हें डेट पे चलने के लिए पूछा या नहीं? अमांडा कहती है आंटी आप बात काट रही हो। तब स्टेला बताती है क्या ही कहूँ बेटा, ये रेस्टोरेंट तुम्हारी मॉम ने 70 साल पहले शुरू किया था, पर उनकी मौत के बाद से ये रेस्टोरेंट घाटे में ही चल रहा है। ऊपर से लैंडलॉर्ड ने रेंट को $5000 बढ़ा दिया है। तो अमांडा कहती है देखो आंटी ये मेरी गलती है, मैं ही अपनी मॉम की तरह कुकिंग नहीं कर पाती, इसीलिए सब हो रहा है, पर मैं सच में ये रेस्टोरेंट नहीं बंद करना चाहती आंटी। क्या हम बैंक से लोन नहीं ले सकते? आंटी कहती है मैं बैंक में गई थी बेटा, पर उन्होंने हमारे रिकॉर्ड्स को देख के, कुछ महीने पहले के लॉस को देख के लोन देने से मना कर दिया, कहा कि लोन नहीं चुका पाओगे। अब हम टॉम को देखते हैं जो कि हेनरी बेंडल का मैनेजर है। वो मीडिया में इंटरव्यू देता है कि जब से न्यूयॉर्क में हेनरी बेंडल लग्जरी स्टोर खुला, तब से अपर क्लास लेडीज का ये शॉपिंग डेस्टिनेशन है, और अब सर हेनरी के ग्रैंडसन मिस्टर जोनाथन ने इसमें रेस्टोरेंट भी ओपन करने का फैसला किया है, ताकि लेडीज पहले फाइन डाइनिंग का मजा ले और फिर आराम से शॉपिंग करें। तो इस पे एक इंटरव्यूअर सवाल करती है कि हमने सुना है आप लोगों ने $4 मिलियन खर्च किए 75 सीट रेस्टोरेंट के लिए, ये तो एक तरह का जुआ है ना, अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका तो काफी नुकसान हो जाएगा। टॉम कहता है जी नहीं, ये किसी तरह का कोई जुआ नहीं है, हम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब इंटरव्यू खत्म होते ही टॉम की असिस्टेंट कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में एक पतली दुबली खूबसूरत सी लड़की इंतजार कर रही है, जिससे टॉम समझ आता है कि ये जरूर क्रिस्टिना ही होगी। वो जाकर क्रिस्टिना से मिलता है और हम नोटिस करते हैं यहाँ पर कि टॉम क्रिस्टिना में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो तो उसके साथ सिर्फ 3 डेट पे गया था और क्रिस्टिना मैडम तो सीधा उसके ऑफिस आ धमकी बताओ। इस वजह से टॉम अपनी असिस्टेंट से कह देता है कि आज ये ऑफिस आ गई, कल घर चली आएगी, अगर मान लो कि मेरी इससे शादी भी हो गई तो ये ऐसी चिपकू वाली हरकतें करती रहेगी, और जब मैं इसको इग्नोर करने लगूंगा तो इसे लगेगा कि मैं इसे चीट कर रहा हूँ, फिर डेली का लड़ाई झगड़ा होगा और मुझको ये सब नहीं चाहिए लिटरली, इसलिए आज शाम मैं इसके साथ चौथी डेट पे जाऊंगा और फाइनली ब्रेकअप कर लूंगा इससे। इसके बाद हम अमांडा को देखते हैं जो कि अपने लॉयल कस्टमर्स को बताती है कि देखो हमारा रेस्टोरेंट अब बंद होने वाला है, इतनी मुश्किल घड़ी में भी आप सबने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये सब सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और अमांडा भी इमोशनल होकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर चली आती है और दरवाजे के पास बैठकर गम मनाने लगती है। तभी वहाँ पे टॉम अपनी डेट क्रिस्टिना के साथ आ जाता है। दरअसल उन्हें जाना तो कहीं और था, पर टैक्सी वाले ने गलत पते पे उन्हें उतार दिया।
तभी टॉम की नजर पड़ती है अमांडा पे और वो उसके पास चला आता है। तो क्रिस्टीना अमांडा से एक लग्जरी रेस्टोरेंट का पता पूछने लगती है। वहीं टॉम कहता है चलो ना हम इसी के रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करते हैं। वैसे भी आज सुबह मार्केट में मुझे इसके क्रैब ने बाइट किया था, तो आज उसे खाकर बदला भी वसूल कर लेते हैं। हाँ वैसे तुमने आज सुबह कहा था कि तुम उस क्रैब का क्रैब नेपोलियन बनाने वाली हो, तो चलो ना टेस्ट करवाओ जरा। ये सुनकर अमांडा घबराकर सीधे अपने हेल्पर के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है। हेल्पर कहता है जाओ ना, जाकर कह दो कि वो खत्म हो गया या फिर रेस्टोरेंट अब हम बंद करने वाले हैं। मगर अमांडा कहती नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो अभी ना जाए। तब हेल्पर कहता है ठीक है फिर तो बनाओ द नेपोलियन क्रैब डिश। पर अमांडा को तो बनाना आता ही नहीं, इसीलिए वो अपनी मॉम की रेसिपी बुक ढूंढने लग जाती है। मगर रेसिपी बुक तो मिलती नहीं, मगर हाँ उसे अपनी मॉम की इयररिंग्स मिल जाती है, जिससे वो ब्लेसिंग समझकर पहन लेती है। फिर वो ऑर्डर लेने के लिए जाती है और कहती है आप दोनों के लिए मैं नेपोलियन क्रैब ही कर दूं ना। तो क्रिस्टीना कहती नहीं, मुझे बस एक सिंपल सा चिकन पेलाट चाहिए। तो अमांडा किचन में आकर बड़बड़ाने लगती है कि अब मैडम के लिए मुझे दूसरी डिश बनानी होगी। यार एक ही डिश खा लेती तो क्या दिक्कत थी, और इन जैसी लड़कियों से मुझे बहुत चिढ़न होती है। ये लड़की टॉम के लायक है ही नहीं। जिसपे हेल्पर कहता है कि क्या बुराई है भला उस लड़की में, टॉम की तरह उसके बाल भी बिल्कुल परफेक्ट है, साथ ही उसकी स्किन देखो बटर की तरह स्मूथ है, जिससे अमांडा को और जेलसी होती है। और वो कहती है बाल तो मैं भी अपने ठीक कर ही सकती हूँ, और उसका जो थोड़ा चमक रहा है ना वो सब मेकअप का कमाल है। हेल्पर कहता है नहीं, मेकअप से इतनी अच्छी स्किन हो ही नहीं सकती, मुझे तो लगता है कि वो पैदाइशी खूबसूरत है। इसके बाद हेल्पर तो क्रिस्टीना की खूबसूरती के जैसे पहाड़े गिरना शुरू कर देता है। तो अमांडा चिढ़कर कहती है अरे बस भी करो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉम उसके साथ खुश नहीं है, और तुम मेरी हेल्प करोगे या उसकी खूबसूरती निहारते रहोगे। सुनो हमारे पास कोई रेसिपी फिलहाल है नहीं, इसलिए किचन में जो कुछ भी है सब लाकर मुझे दो। आज मैं अपनी माँ की आवाज सुनते हुए कुकिंग करूंगी, फिर देखती हूँ क्या बनता है। कुछ देर के बाद स्टेला आंटी किचन में आती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अमांडा ने कुछ अतरंगी सही डिश बना के रखा होता है, जो दिखने में वैसे बेहद खूबसूरत लगता है। अमांडा बस अब यही प्रे करती है कि ये खाने में डिलिशियस हो। इसके बाद टॉम के टेबल पर उसका नेपोलियन क्रैब और क्रिस्टीना के चिकन पैलाट पहुंच जाता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। नसीब से दोनों को खाना पसंद भी आ जाता है। फिर टॉम धीरे धीरे अपनी दिल की बातें जबान पे लाने की कोशिश करता है कि हम दोनों परफेक्ट मैच नहीं है, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मगर अमांडा के हाथों का खाना खाकर पता नहीं क्रिस्टीना को क्या हो जाता है। वो टॉम के मुंह पे उसकी बुराई करने लगती है और कहती है तुम मुझ जैसी परफेक्ट वुमेन के लिए हो ही नहीं, मुझे डिजर्व करते ही नहीं। और फिर वो टॉम के मुंह पे उसकी सारी कमियां उसको गिनवा देती है और अमांडा के रेस्टोरेंट की कई सारी प्लेट्स यहाँ वहाँ फेंक कर तोड़ देती है। इसके बाद वो इरिटेट हुए उस रेस्टोरेंट के साथ साथ टॉम की लाइफ से भी चली जाती है। वहीं अमांडा के बनाए हुए खाने की टॉम अपने दिल से तारीफ करता है और यहाँ जो भी ड्रामा हुआ उसके लिए दिल से माफी भी मांगता है। साथ ही वो अपना कार्ड देते हुए कहता है मैं यहाँ हुए नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूँ, उसका बिल मुझे भिजवा देना। तो इसके बाद जब टॉम अपने काम पे जाता है तो बार बार उसके मुंह से क्रैब निकल रहा होता है। क्रैब उसे वो डिश इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो भूल ही नहीं पाता उसे। फिर अगले दिन की बात है, अमांडा अपने हेल्पर से पूछती है कि मैं प्लेट की शॉपिंग करने जा रही हूँ टॉम के साथ, जरा मेरी हेल्प कर दो ना ड्रेस चूज करने में। तो वो कर भी देता है और फिर वो पूछती है अच्छा लड़के हर वक्त क्या सोचते रहते हैं, कार या स्पोर्ट्स की तो मुझे नॉलेज है ही नहीं, मैं टॉम से क्या बातें करूंगी वहाँ। उसके हेल्पर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़के हमेशा कार या स्पोर्ट्स के बारे में सोचते होंगे? वो तो हमेशा तो नहीं, लेकिन अगर लड़की दिख जाए तो उसके बारे में डेफिनेटली सोचते ही रहते हैं। मतलब ओवरऑल वो लड़कियों के बारे में सोचते हैं। देखती नहीं हो क्या, लड़के हर कुछ देर में अपने पैंट या बेल्ट को ठीक करते रहते हैं, बालों को ऊपर अच्छे से सेट करते हैं। ये सुनकर अमांडा को बड़ा अजीब लगता है। फिर जब वो हेनरी वेंडल जाती है तो उसका ध्यान सिर्फ मर्दों पे होता है कि कौन कौन अपनी बेल्ट ठीक कर रहा है। वो सोचती है इसका मतलब लड़के काम या शॉपिंग के दौरान भी लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं जो अपनी बेल्ट और बाल ठीक करते हैं। फिर किसी तरह वो टॉम से मिलती है। टॉम उसे यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है और वो गलती से अमांडा को यहाँ की रेगुलर कस्टमर समझ लेता है। तब अमांडा क्लियर करती है नहीं मैं तो यहाँ अपनी प्लेट्स लेने के लिए आई हूँ जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कल तोड़ दिए थे, याद है ना। टॉम कहते हैं पहली बात की वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और दूसरी बात ये कि मुझे लगा था कि तुम बिल भिजवा दोगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम खुद प्लेट लेने के लिए आ जाओगी। पर चलो अच्छा ये तुम आ गई, इसी बहाने हमारा मिलना भी हो जाएगा। तो अब तुम एक काम करो, जाकर अपने पसंद की प्लेट्स खरीद लो और बिल लाकर मुझे दे दो। तो अमांडा कहती है वो क्या है ना, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि प्लेट सेक्शन किधर है। टॉम कहता है कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और दोस्तों अमांडा यही तो चाहती थी, प्लेट्स खरीदना तो एक बहाना था, असल में वो तो टॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। प्लेट वगैरह खरीदने के बाद अमांडा टॉम को अपने हाथों का बना हुआ डेजर्ट देती है, जिसे टॉम लिफ्ट में खाना शुरू कर देता है और खाते हैं बिल्कुल मदहोश। वो जमकर उस खाने की तारीफ करता है और उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ अभी काम चल रहा है। वैसे यानी रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं हुआ, पर हाँ कुछ दिनों में हो जाएगा। अमांडा कहती है जब ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा, सच बता रही हूँ। तो टॉम कहता है बढ़िया तो तुम्हारे हाथों का ये डेजर्ट था, मुंह में जाते ही ये ऐसे घुल गया कि क्या बताऊं, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। कहते कहते टॉम अमांडा की ओर देखने लगता है और एक दूसरी दुनिया में कहीं खो जाता है जहाँ वो अमांडा के साथ मस्त डांस कर रहा है। तभी टॉम के बॉस आते हैं और इनको टोकते हैं। वो टॉम को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम वेट्रेस का इंटरव्यू ले रहे हो? तो एक काम करो, अगर ले भी रहे हो तो ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तब अमांडा भी टॉम की मजबूरी को समझती है और कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अमांडा के रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे लोग आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो चमत्कार हुआ था। अमांडा के हाथों का खाना सभी को बेहद पसंद आ जाता है, जिससे अमांडा बड़ी खुश भी होती है। वो तो अपने कस्टमर्स को बढ़िया बढ़िया
खाना खिलाकर बिजी होती है और यहाँ टॉम का हाल बेहाल होता है। उसे हर वक्त बस अमांडा और उसके हाथ के बने खाने की याद सताती रहती है। उसका मतलब अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो एक रात की बात है, अमांडा अपनी हेल्पर से कहती है, आज रात हमने 100 लोगों को डिनर सर्व किया। जिसपे हेल्पर कहता है कि लगता है रेस्टोरेंट बंद होने के डर से तुमने कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया खुद को। तुम जिस तरह से कुकिंग कर रही हो ना, वैसा पहले कभी नहीं किया तुमने। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, रात काफी हो गई है। हेल्पर के जाने के बाद जब अमांडा अपने रेस्टोरेंट को लॉक करके घर जाने के लिए निकलती है तो उसे रेस्टोरेंट के बाहर टॉम हाथों में वनीला ऑर्किड्स फ्लावर का गमला लिए हुए दिख जाता है। अब उसको इतनी रात यहाँ देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। फिर बताती भी है कि पता है मेरा रेस्टोरेंट आजकल काफी बिजी चल रहा है, मैं बस अपने घर ही जा पाती हूँ और वहाँ से यहाँ आ पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। तो टॉम कहता है चलो ना, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। फिर ये लोग 2-4 कदम ही चलते हैं तो अमांडा कहती है, मुझे मेरे घर तक कंपनी देने के लिए शुक्रिया। दरअसल दोस्तों, उसका घर और रेस्टोरेंट अटैच्ड ही है। ये जानकर टॉम हंसने भी लगता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे एक और डेजर्ट ट्रीट मिल सकता है। तब अमांडा फिर से अपना रेस्टोरेंट ओपन करती है और खास टॉम के लिए। फिर वो उसके लाए हुए वनीला की पंखुड़ियां डेजर्ट में बनाना शुरू करती है और कुछ ही देर में पूरा रेस्टोरेंट एक ब्यूटीफुल खुशबू से भर जाता है। और ये प्लेजेंट स्मेल से टॉम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक वाली फीलिंग्स में आ जाता है। वो अमांडा को किस वगैरह करने लगता है और फिर दोनों के बीच क्या होता है उसमें अगर हम इंटरफेयर नहीं करें तो बढ़िया है। वेल, अगले दिन की बात है, टॉम को जैसे वनीला फ्लेवर से प्यार हो जाता है। वो अपने रेस्टोरेंट को वनीला ऑर्किड्स फ्लावर से भर देने को कह देता है, जिसपे उसका जूनियर कहता है कि हमने तो 200 रोजेस मंगवा के ऑलरेडी रखे हुए हैं, उसका क्या करना है। टॉम कहता है, मुझे उतना नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि ये जगह सिर्फ वनीला की तरह ही महके। तभी कहीं से तो टॉम को अमांडा के हाथों के डेजर्ट की वो स्मेल आने लगती है और वो पागलों की तरह अपने पूरे स्टोर में सबसे पूछने लगता है कि क्या आपके पास खाने की कोई चीज है। ऐसे पूछते पूछते वो एक 70 साल की बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने आई है। उसके हाथों में अमांडा के रेस्टोरेंट का बॉक्स होता है, जिसको देखकर टॉम कहना शुरू कर देता है कि हमारे स्टोर में एक न्यू पॉलिसी आई है कि आप बाहर का खाना यहाँ नहीं ला सकते, चूहे वगैरह परेशान करते हैं, इसीलिए ये पैकेट मुझे दे दीजिए। कहकर वो जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है दोस्तों, जहाँ उसकी असिस्टेंट उस बॉक्स में से एक पीस एक्लेट्स ले लेती है। टॉम तो भड़क जाता है क्योंकि वो अपना फूड शेयर करना नहीं चाहता, मगर उसकी असिस्टेंट जब वो एक्लेट्स खाती है तो वो भी मदहोश और पूछने लगती है, ये कहाँ से मिला तुम्हें, इतना डिलीशियस, मैंने आज तक कभी नहीं खाया। इस पे टॉम उसको अमांडा के बारे में बताता है, साथ ही वो अपने बदले में बर्ताव के बारे में भी बताता है कि मैं जब अमांडा के साथ होता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी अलग ही दुनिया में हूँ। यार उसमें कुछ तो बात है जो बाकी लड़कियों में नहीं है। अमांडा ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, हंसी मजाक भी अच्छा कर लेती है और खाना तो आहा लाजवाब, आदमी अपना हाथ चाटते रह जाए। जबकि देखो ना, मुझे डेजर्ट पसंद भी नहीं होता, मगर उसके हाथों के डेजर्ट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आज ही शाम को काम खत्म के बाद अमांडा से मिलने जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी असिस्टेंट को उसका बॉस बुलावा भेजता है और टॉम के असिस्टेंट अपने एक जूनियर को कॉल करके कहती है, तुम अभी साउदर्न क्रॉस नाम के रेस्टोरेंट जाओ और वहाँ से जितनी हो सके उतनी एक्लेट्स को लेकर आओ, क्योंकि मेरा इससे मन नहीं भर रहा। फिर जैसे वो उसे मिल जाता है ना, वो सीधा जाती है अपने इस स्टोर के मालिक मिस्टर जोनाथन के पास और उसे वो एक्लेट्स खिलाती है। जोनाथन को भी वो इतनी पसंद आ जाती है कि वो एक्लेट्स के साथ साथ अना को भी खाने लगता है, मतलब किस वगैरह करने लगता है, जो कि अना कब से जा रही थी। फिर रात में अमांडा से मिलने टॉम उसके रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट तो खचाखच भरा हुआ है। इसलिए अमांडा कहती है थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो। वो जल्दी जल्दी ढेर सारा अलग अलग तरह का फूड आइटम बनाकर अपने कस्टमर्स के टेबल पर भिजवाती है और सारे कस्टमर्स खुश होकर ही अमांडा के यहाँ पर आ रहे थे। फिर जब रेस्टोरेंट में कोई नहीं बचता तो आराम से अमांडा और टॉम साथ बैठकर डिनर करते हैं और इस दौरान वो कहता है, तुम एक अमेजिंग कुक हो, कहाँ से सीखा इतना बेहतरीन खाना पकाना। अमांडा कहती है, सच पूछो तो पिछले हफ्ते तक मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अच्छा खाना बनाने लग गई। टॉम कहता है, तुम्हारी इस बात पे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच बताऊं, देखो ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि तुम सच में टैलेंटेड हो। फिर बातों ही बातों में ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ये दोनों किस करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हवा में उड़ रहे हो, पर कुछ देर के बाद जब इस सीलिंग से जाकर टकराते हैं तब इनको रियलाइज होता है कि हम तो सच में हवा में उड़ रहे हैं। जिससे अमांडा तो खुश होती, मगर टॉम डर जाता है कि ये क्या जादू है। ऊपर से अमांडा थोड़ी देर में सेफली नीचे भी आ जाती है, मगर टॉम अभी भी सीलिंग पर अटका होता है, इसीलिए वो अमांडा से कहने लगता है कि मुझे भी नीचे उतारो ना। अमांडा कहती, मैं कैसे उतारूं, मैं थोड़ी तुम्हें वहाँ लेकर गई। और तब टॉम कहता है, देखो मुझे सच में डर लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा, तुमने कुछ तो किया है मेरे साथ, प्लीज मुझे नीचे उतारो यार। तो उसका मन रखने के लिए अमांडा कहती है, पीपड़ी पापड़ी पू, और सच में वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद तो टॉम की डर के मारे जो हालत खराब होती है ना दोस्तों, क्या ही बताए। उसे अमांडा विच यानी चुड़ैल लगने लगती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है और अगले ही दिन अपनी असिस्टेंट अना को सारी बातें बताते हुए कहता है कि मैं आपसे अमांडा से कभी नहीं मिलूंगा, वो विच है। इस पे अना को यकीन नहीं होता। वो कहती है, तुम प्यार में हो इसीलिए तुम्हें हर चीज जादुई लग रही है। तभी वहाँ पे अमांडा आती है और टॉम डर के मारे कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो कहती है, कैसे आ गई क्या, दरवाजे से आई हूँ, और कैसे आऊंगी। अना कहती है, तुम दोनों यहाँ पे बातें करो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। पर टॉम उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, क्या पता अकेले में मुझे ये मार ही डाले, आसमान की सैर करवा दे या मुझे समुद्र में डुबा दे, कुछ पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अमांडा कहती है, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा वॉलेट लौटाने के लिए आई थी जो तुम कल गलती से मेरे रेस्टोरेंट में भूल गए थे। और तभी यहाँ गुस्से में टॉम का शेफ आता है
और कहता है मेरा चाकू तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ भुला दिया, मैं बिना अपने चाकू से काम नहीं करूंगा। शेफ गुस्से में अपनी जॉब उसी वक्त छोड़कर चला जाता है। हालांकि टॉम उसको रोकने की कोशिश भी करता है, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डनरी चाकू पे थूकता हूँ, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे थूकता हूँ और तुम पे भी। और ये सुनते टॉम खुद ही खुद पे थूक लेता है, क्योंकि वो शेफ से अपने बदन पे नहीं थूकवाना चाहता था। अब टॉम अपने शेफ के इस तरह से बर्ताव करने के लिए भी अमांडा को जिम्मेदार ठहराता है। तभी वहाँ गुस्से में जोनाथन आता है और कहता है कि कल हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और हमारा शेफ आज ही काम से चला गया, बताओ तुमने आखिर उसके साथ किया क्या। तब अना बात को संभालते हुए कहती है कि जोनाथन इससे मिलिए, ये है अमांडा और ये एक बेहतरीन शेफ है। वो एगलेट्स तो याद होगी ना आपको, वो इसी ने बनाया था। सुनकर जोनाथन काफी खुश होता है और कहता है ये सब टॉम का ही प्लान था, उसने उस फ्रेंच शेफ को भगा दिया और इस जादुई शेफ को हायर कर लिया, बहुत बढ़िया। तब टॉम खुद ही समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे शेफ के पास 23 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक 4 स्टार शेफ है, अमांडा उसकी जगह नहीं ले सकती। अमांडा को फिर ये सुनने के बाद टॉम पे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं बिल्कुल उससे कई ज्यादा अच्छा खाना बना सकती हूँ। फिर जोनाथन और अना मिलकर टॉम को साइड कर देते हैं, उसकी बातों में नहीं आते और अमांडा को कर लेते हैं हायर। अब अगले दिन की बात है, अमांडा अपने रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए बंद करके टॉम को गलत प्रूव करने के लिए अपने हेल्पर के साथ उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग में खाना बनाने के लिए आ जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो नोटिस करती है कि आज तो मैं अपनी मॉम की इयररिंग पहनना ही भूल गई, जिसपे उसका हेल्पर कहता है कोई नहीं, तुम ऐसे भी सुंदर लग रही हो। अमांडा कहती नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे साथ ये मैजिकल एक्सपीरियंस तब से होना शुरू हुआ जब से मैंने अपनी मॉम की इयररिंग्स पहने। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ढंग का कुकिंग कर भी पाऊंगी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर उसका हेल्पर उसे पकड़कर कहता है कि डर को मारो गोली, तुम अगर सच्चे दिल से अच्छा कुकिंग करोगी तो कुकिंग अच्छी होगी। अपने हेल्पर के काफी मोटिवेट करने के बाद अमांडा कुकिंग करने के लिए मान जाती है। उधर रेस्टोरेंट की ओपनिंग के सारे गेस्ट्स भी आ चुके होते हैं और इधर डर के मारे अमांडा रोते हुए खाना पका रही है। इधर जब गेस्ट उस खाने को खाते हैं तो उन्हें खाना तो बेहद पसंद आता है, मगर उस खाने में अमांडा के इमोशंस भी चले गए थे, इसलिए सारे गेस्ट्स भी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। वो इतना रोते हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं लेते। वहीं टॉम ने आज अमांडा के हाथों का खाना नहीं खाया होता, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अमांडा विच है। वहीं जब अमांडा गेस्ट्स को रोते हुए देखती है तो परेशान हो जाती कि क्या करे। उसे लगता है कि गेस्ट्स को मेरा खाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो रो रहे हैं। लेकिन स्टेला आंटी उसको समझाती है कि तुम गलत समझ रही हो, वो तो खुशी के मारे रो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जिस इमोशंस में खाना पकाओगी वही इमोशंस गेस्ट फील करेंगे। तब तक में अमांडा का बनाया गया दूसरे बैच का खाना सर्व किया जाता है और खाने को अमांडा ने चुपचाप बनाया था, इसलिए गेस्ट भी चुपचाप खाकर बिल्कुल स्टंट हो जाते हैं। वो खाने को एंजॉय करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल चुप रहते हैं। ये सब जाने के बाद अमांडा बिल्कुल रोमांटिक मूड में डेजर्ट बनाती है, जिसे खाकर सारे गेस्ट रोमांटिक हो जाते हैं। वो पार्टनर्स के साथ अपना डांस करने लगते हैं। दूसरी ओर टॉम अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ उसे अमांडा के साथ बिताए गए पल याद आते हैं और आज उसका जी मचलाने लगता है। वो अमांडा के साथ फिर से वही सारे फील लेना चाहता है। तभी उसे खिड़की से दिखाई देता है कि अमांडा तो अब जा रही है। वो आवाज लगाकर अमांडा को बुलाता है पर वो नहीं सुनती, तो वो पेपर से प्लेन बनाकर उसकी ओर फेंकता है। इसको देखकर अमांडा पहचान जाती है, क्योंकि टॉम के ऑफिस में इसी तरह के कागज के ढेर सारे प्लेन बने हुए थे। अमांडा तुरंत ही वापस स्टोर में आती है, जहाँ उसको एक प्रिटी सी ड्रेस दिखती है जिस पे लिखा है वियर मी, यानी पहनो मुझे। अमांडा जल्दी से उसे पहनकर रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ जब टॉम उसको देखता है ना तो देखते रह जाता है, क्योंकि अमांडा सच में बेहद खूबसूरत लग रही है। टॉम उसे किस करते हुए अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। वो कहता है मैं पता है सच में डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है, पर अब मुझे समझ आ गया, प्यार में गलत सही के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और फिर तुमसे तो मुझे मार्केट में ही पहली नजर वाला प्यार हो गया था ना। अमांडा भी अपने प्यार का कन्फेशन कर लेती है और फिर ये दोनों डांस करते करते वापस से हवा में उड़ने लगते हैं। मगर हाँ, इस बार टॉम नहीं डरता और आखिर में हमको पता चल जाता है कि ये सारा मैजिक कोई और नहीं बल्कि वही क्रैब कर रहा था। दरअसल मार्केट में जो अमांडा को गिनी मिला था ना दोस्तों, वो सच में एक गिनी नहीं जिनी था, जिसे अमांडा की मॉम ने अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए भेजा था। और उस जिनी ने ढेर सारे क्रैब्स अमांडा को बेचे थे। उनमें से एक जादुई क्रैब भी था जो कि बहुत ही होशियार था। उसी ने पहली बार अमांडा को टॉम से मिलवाया था। और जब टॉम अमांडा के रेस्टोरेंट में क्रैब नेपोलियन खाने के लिए आया तो वो जादुई क्रैब टोकरी से निकलकर रैक पे जाकर छिप गया था और वहीं से वो सारा मैजिक कर रहा था। और आखिर में उसने अमांडा और टॉम को मिलवा ही दिया। अमांडा की रेस्टोरेंट भी बिकने से बच गई और उसको सच्चा वाला प्यार भी मिल गया। इसी के साथ दोस्तों ये बहुत ही कॉमेडी लेकिन रोमांटिक मूवी खत्म होती है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा, फील आया? अच्छा लगा तो लाइक करें। और आजकल चैनल में दोस्तों कुछ दिक्कत आई हुई है तो रिकमेंडेशंस कम हो रहे हैं।